नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है मोलैरिटी। जी हाँ, मोलैरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जिसका यूज आप केमिस्ट्री में कई सारी जगह करते हैं। जब हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम मोल्स के बारे में पढ़ते हैं, मोलैरिटी पढ़ते हैं। इसके बाद जब हम गैसियस स्टेट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें कई सारे क्वेश्चंस में मोलैरिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में लगभग सारी चीज़ों में हम एक्टिव मास में मोलैरिटी के टर्म का इस्तेमाल करते हैं। 12th क्लास में जब हम सॉल्यूशन में जाते हैं तो सॉल्यूशन में पूरा का पूरा मोलैरिटी बेस्ड चीज़ें रहती हैं। केमिकल काइनेटिक्स में भी हमें काफ़ी कुछ मोलैरिटी का इस्तेमाल करना होता है। तो मोलैरिटी जो है ओवरऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जिसका इस्तेमाल हमें फ्रिक्वेंटली केमिस्ट्री में करना होता है। तो आइए हम समझते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अदर कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ में क्या रिलेशंस हैं, जैसे स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी के साथ क्या रिलेशन है, वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स which is defined as number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is denoted by m and its unit is mole per liter. तो देखिए क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो सॉल्यूट के कितने मोल्स मिलाए गए हैं, जैसे स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितने ग्राम मिलाया गया है, लेकिन कितने मोल हमने किसी सॉल्यूट के किसी सॉल्यूशन के अंदर मिलाए हैं, तो उन मोल्स का नंबर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम कहते हैं उसकी मोलैरिटी। ठीक, तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालते आना चाहिए, मोल निकलते आने चाहिए, जो कि हमने 11th क्लास के बेसिक कंसेप्ट में सीखा है कि किसी भी चीज़ का मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं। नॉर्मली तौर पर हम मोल निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल टू हम लिखते हैं W अपॉन मोलर मास। W जो यहाँ पर लिया गया है उस सब्सटेंस का वेट जो कि लिया जाता है और उसका मोलर मास कितना होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो मोल कहलाता है। तो यहाँ पर मोलैरिटी की यदि हम डेफिनेशन देखें तो मैथमेटिकली मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जितने टोटल मोल्स हमें हैं और जितना टोटल वॉल्यूम है जिसमें ये सारे मोल डिज़ोल्व किए गए हैं, जब इनका रेशियो हम ले लेते हैं तो वो मोलैरिटी निकल के आती है। अब कई बार हमारे पास डायरेक्ट हमें मोल नहीं दिए जाते, हमें मोल ना दे करके अमाउंट दे दिया जाता है ग्राम में कि भैया इतना सॉल्यूट हमारे पास है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ये देखिए कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जितना सॉल्यूट ग्राम में है उसको डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसके मोलर मास से आप डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, कई बच्चे मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को एक समझते हैं, ये एक नहीं है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है U या AMU और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम। हाँ, इतना जरूर है कि जितना मॉलिक्यूलर मास AMU में होता है उतना ही मटेरियल जब आप ग्राम में ले लेते हो तो वो मोलर मास बन जाता है, बट ये दोनों एक नहीं है। तो मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिया गया वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कई बार जो वॉल्यूम ये सोल्यूशन होता है आपका फॉर्मूले में, ये लीटर में ना दे के ml में दे दिया जाता है। तो यदि इसको ml में दिया गया है तो आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में पुट करने के लिए ml में ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाय उसको 1000 कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो लीटर में निकल के आएगा। अब ये वाला टर्म मोल वाला और ये वाला टर्म वॉल्यूम वाला, यदि इसके टर्म्स को हम इनको यहाँ पुट करें तो हमारा मोलैरिटी का जो नया फॉर्मूला बनता है वो बनता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ओवरऑल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। और जब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है WB अपॉन मोलर मास B इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये जो B टर्म है हम यहाँ पर क्या करते हैं, A और B इस्तेमाल करते हैं। A यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के लिए और B यूज़ किया जाता है सॉल्यूट के लिए। तो जहाँ पर भी WB लिखा जाएगा मेरे नोट्स में खासकर, तो उसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है उसका वेट कितना है
और उसका मोलर मास कितना है डिवाइडेड बाय इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला, टोटल डिटेल्ड फॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर चीज़ें हमें ग्राम में दी गई हों और ml में दी गई हों। यदि लीटर में दी गई हों तो हम यहाँ पर 1000 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लीटर के थ्रू हम इसको कर लेंगे। चलिए, अब एक तो हो गई आपकी मोलैरिटी का, आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लिया। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले के बाद मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन है हमें ये निकालना है, क्योंकि क्या होता है जब आप 12th क्लास के प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वहाँ पर जो टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन में आपको मोलैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों निकालने के लिए दी जाती हैं। तो यदि आप मोलैरिटी निकालते हैं तो आपको स्ट्रेंथ भी निकालते आना चाहिए, और उसको स्ट्रेंथ को निकालने के लिए आप मोलैरिटी के थ्रू ही निकालते हैं। तो आइए दोनों में रिलेशनशिप देखते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो होती है सॉल्यूट इन ग्राम, जो भी सॉल्यूट लिया गया है वो ग्राम में कितना है, और सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमने स्ट्रेंथ की जो हमारा एक अलग से वीडियो हमने बनाया है उसमें स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल डिस्कशन है। और मोलैरिटी की डेफिनेशन है सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अच्छा देखिए, यदि मैं इसको मोलैरिटी को यहाँ पर करूँ लीटर के टर्म में, तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो हमें किस तरीके से मिलता है, ये यहाँ पर सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी इन लीटर, ये इस तरीके से है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मोलैरिटी बराबर क्या होता है, WB अपॉन मोलर मास B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है WB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पर ml नहीं है, वॉल्यूम इन लीटर है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब है WB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी का मतलब है WB अपॉन मोलर मास B इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मैं इसको पलट करके इस तरीके से लिख सकता हूँ कि WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉट इन ml, इन लीटर। तो WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। तो इतने की जगह में देखिए, ऊपर यदि हम चलें, ऊपर का देखें तो WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये किसके बराबर है, स्ट्रेंथ के बराबर है। तो इसके आधार पर मैं क्या लिख सकता हूँ, WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको मिला करके हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। में थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट आप इसको आराम से समझ सकें। ये देखिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिया गया है WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये है WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसकी जगह मैंने स्ट्रेंथ पुट कर दिया, तो हो गया मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ V। या फिर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक कोरिलेशन से रखें, याद रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो रिलेशन जो है वो रिलेशन है हमारा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। नॉर्मेलिटी का डिस्कशन अभी हमने नहीं किया है, लेकिन हम आगे करेंगे। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, मतलब यदि आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है और उसका n फैक्टर आपको मालूम है तो आप उसकी नॉर्मेलिटी आराम से निकाल सकते हैं बिना नॉर्मेलिटी को जाने। इसके लिए करना क्या है कि n फैक्टर क्या है, n फैक्टर को नॉर्मली हम n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। अब ये वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये तो बहुत आसान है। किसी भी एलिमेंट के लिए उसका जो वैलेंसी होती है, जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो उसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर 3 होगा। किसी एसिड या बेस के लिए उसकी जो एसिसिटी या बेसिसिटी होती है वही उसका n फैक्टर होता है। जैसे हमने कहा H2SO4, तो H2SO4 का n फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। NaOH का n फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि H2SO4 की बेसिसिटी जो होती है वो 2 होती है। बेसिसिटी का क्या मतलब है कि H2SO4 जो होता है, H2SO4 2H प्लस देता है, तो जितने H प्लस देता है वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। तो H2SO4 की बेसिसिटी 2 होगी। इसका मतलब ये है कि H2SO4 की जो मोलैरिटी आप निकालोगे
उसमें आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप H2SO4 की नॉर्मेलिटी पर पहुंच जाओगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप H2SO4 की जो भी मोलैरिटी आप निकालते हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि H2SO4 का n फैक्टर 2 है, तो आप उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी एसिड या बेस की बेसिसिटी या एसिडिटी की वैल्यू निकाल करके आप उनके n फैक्टर पता कर सकते हैं और n फैक्टर का मोलैरिटी में मल्टीप्लिकेशन करके आप नॉर्मेलिटी भी पता कर सकते हैं। किसी सॉल्ट की हम बात करें तो सॉल्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कैटाइन या टोटल नंबर ऑफ एनाइन जो होते हैं वो उसके n फैक्टर को बताते हैं। जैसे हमने कहा Na2SO4 टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हम उसको चार्ज से कंसीडर करें तो हमने जैसे कहा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट में 2 पॉजिटिव हैं या फिर 2 नेगेटिव हैं, तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव किसी भी मटेरियल किसी भी सॉल्ट में प्रेजेंट रहने वाले टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज को ही उसका n फैक्टर कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमने n फैक्टर की बात कर ली। थोड़ा सा हम फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मोलर मास इंटू मोलैरिटी, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने केवल जनरल टर्म्स और रिलेशनशिप के बारे में मोलैरिटी के देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे चलेंगे।